हेलो गाइस, वन सेकेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल जुपिटर क्लासेस। सो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी अपने जो हमने एमसीक्यूज कवर किए थे। दो पार्ट कवर किए हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के एमसीक्यूज की। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गाइस नॉलेज ऑफ कंप्यूटर के अगले लेसन के बारे में। वो होगा हमारा प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, ये हमारा लेक्चर नंबर 9 रहने वाला है। तो गाइस, बहुत सारे लेक्चर आपके हो चुके हैं और साथ में जो भी हमने आपको टॉपिक कवर करवाया है, ठीक है, उसके एमसीक्यूज भी मैंने आपको साथ में गाइस कंप्लीट करवा दिए हैं। ठीक, तो आज की इस लेक्चर में हम बात करेंगे प्राइमरी मेमोरी के बारे में। अगर आपने पुराने लेक्चर नहीं देखे हैं तो आपके सामने यहाँ पर आई बटन शो हो रहा होगा, वहां पर जाके आप पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। और साथ में आपकी मैथ्स क्लासेस भी चल रही हैं, आप उनको भी गाइस देख सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया, जाकर उसे डाउनलोड कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को विजिट कीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, वहां से गाइस फॉलो कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी के गाइस। इस पर जानते हैं कि कंप्यूटर मेमोरी होती क्या है। व्हाट इज कंप्यूटर मेमोरी? तो गाइज, कंप्यूटर मेमोरी जो होती है वो हमारे कंप्यूटर सिस्टम का सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। ठीक है, अगर आपके सिस्टम में कंप्यूटर मेमोरी नहीं होगी, अगर आपके कंप्यूटर मेमोरी नहीं होगी तो आप डेटा को स्टोर नहीं कर पाओगे। कोई इंस्ट्रक्शन जो है आपके रिजल्ट्स के लिए आप उनको वहां पर स्टोर नहीं कर पाओगे। अब ये काम क्या करता है, कंप्यूटर मेमोरी का काम होता क्या है, ये डेटा को और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करता है। ठीक है, जो जब आपके डेटा की प्रोसेसिंग हो रही होती है, उस टाइम जो भी उसको इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत होती है, डेटा की ज़रूरत होती है, वो उसको कंप्यूटर मेमोरी से मिलता है। ठीक है, उसके बाद स्टोरेज में भी रिक्वायर्ड फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। स्टोरेज आपको लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए रिक्वायर्ड हो सकती है इंस्टेंटली, और फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम आपको इंस्टेंटली भी स्टोरेज की ज़रूरत पड़ सकती है, या आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते हो कुछ टाइम के लिए। इट ऑल्सो लीड्स टू मैनी डिवाइसेस दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग डेटा ऑन अ टेम्परेरी ऑन अ परमानेंट बेसिस। ठीक है, इसमें बहुत सारी डिवाइसेस होती हैं वो हमारी कुछ टेम्परेरी बेसिस पर भी होती हैं, कुछ परमानेंट बेसिस पर भी होती हैं डेटा को स्टोर करने के लिए। ठीक है, ये होती है हमारी कंप्यूटर मेमोरी, जहाँ पे आप डेटा को स्टोर करते हो, जहाँ से हमारी प्रोसेसिंग होती है। अब मेमोरी हायरार्की क्या होती है? व्हाट इज मेमोरी हायरार्की? हायरार्कियल अरेंजमेंट ऑफ स्टोरेज इन करंट कंप्यूटर आर्किटेक्चर इज कॉल्ड मेमोरी हायरार्की। अब जो हायरार्कियल अरेंजमेंट होता है हमारी स्टोरेज का हमारे कंप्यूटर आर्किटेक्चर में, उसे हम बोलते हैं मेमोरी हायरार्की। कंप्यूटर जो है ये एक हायरार्की ऑफ मेमोरी को यूज करता है, जो है एक हमारे एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में क्या होती है, that is organized in a manner to enable the fastest speed and largest capacity of memory as shown in figure। ठीक है, अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले हमारा केबी, बिट, बाइट। ठीक है, ये सब चीजें क्या होती है, एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में हमारी मेमोरी हायरार्की यहाँ पर होती है। मेमोरी को हमने दो बेसिक फैक्टर पे इसको हमने करेक्टराइज किया है। एक होता है हमारा कैपेसिटी, दूसरा होता है एंड एक्सेस टाइम। कैपेसिटी एंड एक्सेस टाइम के बेसिस पर हमने कंप्यूटर को क्या किया है, कैटेगराइज किया है। अब हमारे कुछ मेमोरी के कुछ पैरामीटर्स होते हैं, हम किस बेस पे मेमोरी को यहाँ पर मापते हैं। ठीक है, क्या पैरामीटर यहाँ पर मेमोरी के पाए जाते हैं। सबसे पहले होता है हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी। ठीक है, स्टोरेज कैपेसिटी क्या होता है, ये हमारी मेमोरी के साइज का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है। कितने का, सबसे पहले जब हम कंप्यूटर लेने जाते हैं, हम इस तरह पूछते हैं कि यार हमारी इसकी स्टोरेज क्या रहेगी। ठीक है, ये एक हमारा मेमोरी के साइज का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है। अब जो कैपेसिटी होती है इंटरनल मेमोरी या मेन मेमोरी, वो हम इन नंबर ऑफ वर्ड्स और बाइट्स में ही उसको क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। हाँ भाई बता, कितने बाइट की कैपेसिटी है इसमें। ठीक है, कितने बाइट्स की कैपेसिटी है। ठीक है, कितने बिट की कैपेसिटी है, कितने जीबी की स्टोरेज है, कितने एमबी की स्टोरेज है। तो गाइज, ये सारी चीजें हम कहाँ से देखते हैं, ये हम स्टोरेज कैपेसिटी से मापते हैं इसको। उसके बाद एक्सेस मोड्स क्या होते हैं। मेमोरी इज कंप्रोमाइज्ड ऑफ वेरियस मेमोरी लोकेशंस। द इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस मेमोरी लोकेशन कैन बी एक्सेस्ड रैंडमली, सीक्वेंशियली एंड डायरेक्टली। ठीक है, ये आपको चीजें याद रखनी है। एक्सेस मोड, एक्सेस मोड क्या होता है, जिसे कहीं पे हमारी इंफॉर्मेशन कहाँ पे सेव है। ठीक है, हमारे एक्सेस मोड, हम कहाँ कहाँ से इस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर रहे हैं, ठीक, उसे हम कहते हैं एक्सेस मोड्स। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन जो है इन मेमोरी लोकेशन से एक्सेस हो सकती है, उसको हम रैंडमली सीक्वेंशली एंड डायरेक्टली उसको हम वहां से एक्सेस कर सकते हैं।
ठीक है। उसके बाद एक्सेस टाइम क्या होता है, वो हो गया हमारा एक्सेस मोड। अब हमारा एक्सेस टाइम वो टाइम होता है जो जिसकी हमें जरूरत कब पड़ती है, बिटवीन द डिजायर्ड मोड फॉर अ रीड अ राइट ऑपरेशन टिल द डेटा इज मेड अवेलेबल और रिटन एट द डिजायर्ड लोकेशन। अब देखिए एक्सेस मोड क्या होता है, एक्सेस टाइम की बात कर रहे हैं। एक्सेस टाइम वो टाइम होता है जब भी आपको कोई किसी ऑपरेशन को रीड करना है या राइट करना है, जब तक आप उस डेटा को उस लोकेशन तक नहीं पहुंचा दोगे, उस टाइम को, जैसे आपने आप कोई डेटा तैयार कर रहे हो, ठीक है, उस टाइम से लेकर जब तक आप उस डेटा को किसी स्टोरेज में किसी जगह पर आप उसको सेट नहीं कर दोगे, तब तक उसे उस टाइम को हम कहेंगे, उस लोकेशन को हम कहेंगे एक्सेस टाइम। ठीक। उसके बाद फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, इस रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो डिवाइस को हमने 4 मैन कैटेगरीज में क्या किया है, कैटेगराइज किया है। इलेक्ट्रॉनिक, मैग्नेटिक, मैकेनिकल एंड ऑप्टिकल। ठीक है, ये हो गए हमारे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक। आपसे पूछा जाए फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की कैटेगरीज कौन सी होती हैं, आपको याद रखनी है कि इलेक्ट्रॉनिक, मैग्नेटिक, मैकेनिकल एंड ऑप्टिकल, ये हमारे क्या होती हैं, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। उसके बाद परमानेंस ऑफ स्टोरेज, इट्स परमानेंस इज हाई फॉर फ्यूचर यूज इन मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, यानी कि आपकी स्टोरेज की परमानेंस कहाँ पे, आपने स्टोरेज को अपने कहाँ पे उसको परमानेंट के लिए स्टोर किया है, फ्यूचर यूज के लिए आपने कहाँ पे डेटा को स्टोर किया है। ठीक है, वो होती है हमारी परमानेंस ऑफ स्टोरेज। अब अगर हम आगे बात करेंगे टाइप्स ऑफ मेमोरी के बारे में, ठीक है, मेमोरी की कितनी टाइप्स होती हैं। अगर जनरल हम देखें तो मेमोरी को दो कैटेगरी में यहाँ पे क्या किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। एक होती है हमारी प्राइमरी मेमोरी, जिसे हम मेन मेमोरी भी कहते हैं। सेकंड वन होती है हमारी सेकेंडरी मेमोरी, इसे हम ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं। कभी कभी आपसे सेकेंडरी मेमोरी ना पूछ के आपसे ऑक्सिलरी मेमोरी भी पूछी जाती है कि ऑक्सिलरी मेमोरी होती क्या है। ठीक है, तो प्राइमरी मेमोरी को हम मेन मेमोरी भी कहते हैं, सेकेंडरी मेमोरी को हम ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं। आपको याद रखना है। आज की वीडियो में हम सिर्फ बात करने वाले हैं प्राइमरी मेमोरी के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सेकेंडरी मेमोरी और ऑक्सिलरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी और विच वी कैन से मैन मेमोरी। ठीक, ये आपको याद रखना, इसे हम मैन मेमोरी भी कहते हैं। ठीक। द मेमोरी यूनिट दैट कम्युनिकेट डायरेक्टली विद द सीपीयू, वो मेमोरी यूनिट जो डायरेक्टली आपके सीपीयू के साथ कम्युनिकेट करता है, उसे हम बोलते हैं मैन मेमोरी, इंटरनल मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी। देखिए प्राइमरी मेमोरी के तीन यहाँ पर नाम आ गए। ठीक है, और प्राइमरी मेमोरी वो मेमोरी होती है जो डायरेक्टली आपके सीपीयू के साथ कम्युनिकेट करती है गाइस। ओके, प्राइमरी मेमोरी हमेशा आपके कंप्यूटर को अलाउ करती है, वो डेटा को स्टोर करती है इमीडिएट मैनिपुलेशन के लिए एंड टू कीप ट्रैक ऑफ व्हाट इज करंटली बीइंग प्रोसेस्ड। इसकी लिमिटेड, और देखिए इसकी लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी होती है। देखिए प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, हमेशा आपके कंप्यूटर को जब डेटा स्टोर करना होता है या उसको कोई इमीडिएट मैनिपुलेशन करनी होती है, ठीक है, जब उसको कोई काम करना होता है और क्या चीज प्रोसेस हो रही है, उस पर भी नजर कौन सी मेमोरी रखती है, प्राइमरी मेमोरी की नजर वहां पर रहती है। ठीक। मेन मेमोरी इज वॉलेटाइल इन नेचर। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, आपके पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में क्वेश्चन पूछा गया था कि वॉलेटाइल नेचर की कौन सी मेमोरी होती है। तो गाइज मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी जो होती है ये वॉलेटाइल होती है नेचर में। इट मींस दैट व्हेन द पावर इज टर्न्ड ऑफ द कंटेंट ऑफ दिस मेमोरी और लॉस्ट फॉर एवर। याद रखिएगा, यानी कि वॉलेटाइल क्या हो गया, जब आपकी बिजली चले जाएगी, आपकी पावर ऑफ हो जाएगी, कंप्यूटर में पावर आना बंद हो जाएगा, जो भी आपके इस मेमोरी के कंटेंट्स होंगे वो हमेशा के लिए क्या हो जाएंगे, फॉर एवर के लिए लॉस्ट हो जाएंगे। क्योंकि वहां पर क्या होता है, जो चीज प्रोसेस हो रही होती है, तो अगर उसको लाइट ऑफ हो जाएगी, उसकी पावर बंद हो जाएगी, तो वो डेटा आपके मतलब हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, यानी कि वो डेटा यहाँ पर बिल्कुल डिलीट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गई हमारी प्राइमरी मेमोरी की बात। तो प्राइमरी मेमोरी जो है इसको हमने फर्दर क्लासिफाई किया है आगे दो कैटेगरीज में। एक होती है हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसे हम रैम कहते हैं। आपने देखा होगा कि आपके कंप्यूटर सिस्टम जब लेते हो तो कहते हैं कि उसकी रैम कितनी है, उसकी रोम कितनी है। ठीक है, हम अब बात कर रहे हैं रैम की। रैम की फुल फॉर्म पूछी जाती है एग्जाम में, तो रैम की फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, इसको हम रीड राइट मेमोरी भी कहते हैं। याद रखिएगा कि रीड राइट मेमोरी किसे, ऐसे क्वेश्चन ऐसे टाइप के एमसीक्यू पूछे जाते हैं कि रीड राइट मेमोरी कौन सी मेमोरी को कहते हैं, तो गाइस हम कहते हैं रैम को रीड राइट मेमोरी कहते हैं। ठीक है, ये करती क्या है, ये सीपीयू को अलाउ करती है कि वो रीड भी कर सकता है और राइट भी कर सकता है डेटा को और इंस्ट्रक्शंस को।
ठीक है। जो भी इसमें डेटा है या इंस्ट्रक्शंस इसको दी गई हैं उनको रीड भी करता है और राइट भी करता है, इसलिए इसको रीड एंड राइट मेमोरी भी कहा जाता है रैम को। ठीक है। रैम को हम टेम्परेरी स्टोरेज के लिए जो डेटा का जिनकी जो इनपुट डेटा आता है या आउटपुट डेटा होता है या हमारे इंटरमीडिएट रिजल्ट्स होते हैं, ठीक है, उनको रैम जो है इनपुट डेटा आउटपुट डेटा और इंटरमीडिएट जो रिजल्ट है उनकी टेम्परेरी स्टोरेज के लिए इसको रैम को यूज किया जाता है। याद रखेगा, रैम को टेम्परेरी स्टोरेज के लिए यूज किया जाता है कि इसकी इनपुट डेटा जो डेटा इनपुट करते हैं जो वहाँ से डेटा का आउटपुट आता है या जो हमारे इंटरमीडिएट रिजल्ट्स होते हैं उनकी टेम्परेरी स्टोरेज के लिए रैम को यूज किया जाता है। तो आगे आगे हमने दो कैटेगरीज में रैम को और डिवाइड किया है। एक होती है हमारी डायनेमिक रैम यानी कि DRAM, डायनेमिक रैम लगा दें आगे, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है। ये बनी होती है मेमोरी सेल्स के द्वारा, ये बनी होती है जहाँ पे हर एक सेल जो होता है हर एक सेल में एक कैपेसिटर लगा होता है। ठीक है, याद रखेगा, हर एक सेल्स में एक कैपेसिटर और एक ट्रांजिस्टर लगा होता है। गाइस इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे याद रखिएगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जा चुके हैं कि डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है वो मेमोरी सेल से बना होता है और हर एक सेल में एक कैपेसिटर होता है और एक ट्रांजिस्टर होता है। ठीक। DRAM जो है मस्ट भी, इसको हमने इसे हमें कंटिन्यूसली इसको रिफ्रेश करना चाहिए, क्योंकि अगर हमने इंफॉर्मेशन को स्टोर करना है तो हमें DRAM को मस्ट भी इसको हमें रिफ्रेश करना चाहिए। ठीक है। डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होती है ये स्लोवर होती है, याद रखिएगा। ठीक है, ज़्यादा महंगी नहीं होती है और आपके कंप्यूटर के मदरबोर्ड में ये कम स्पेस ऑक्यूपाई करती है, याद रखिएगा। DRAM जो है ये बनी होती है सेल से, हर एक सेल्स में एक कैपेसिटर होता है एक ट्रांजिस्टर होता है। ठीक है। DRAM को हमें इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए इसको कंटिन्यूसली रिफ्रेश करना पड़ता है, दो चीज़ें हो गई। और DRA जो है ये स्लोअर है और कम महंगा है और ये कम स्पेस ऑक्यूपाई करता है आपके कंप्यूटर के मदरबोर्ड में। ठीक। अब नेक्स्ट वन है हमारे पास स्टैटिक रैम यानी कि स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी SRAM। अब ये डेटा को रिटेन करता है एज लॉन्ग एज पावर इज प्रोवाइडेड टू द मेमोरी, जब तक आपके मेमोरी चिप में पावर प्रोवाइड हो रही है, पावर आ रही है, तब तक ये डेटा को अपने पास रिटेन करके रखता है। ठीक है। इसको आपको पीरियोडिकली, जैसे कि आपको डायनेमिक में उसको पीरियोडिकली रिफ्रेश करना पड़ता है, इसको ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है। डायनेमिक रैम, अब मैं यहाँ पे ना आपको थोड़ा थोड़ा डिफरेंस बताता चलूंगा जिससे आपको यहाँ पर याद होता चलेगा। तो डायनेमिक रैम जो है यहाँ पर वो सिंगल ट्रांजिस्टर सिंगल कैपेसिटर यूज करती है, लेकिन इस केस में स्टैटिक रैम के केस में क्या होता है, ये मल्टीपल ट्रांजिस्टर्स को हर एक मेमोरी सेल्स के लिए यूज करती है और ये यहाँ पर कैपेसिटर को यूज नहीं करती। इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर गाइस कि स्टैटिक रैम जो है कैपेसिटर को यूज नहीं करती है। ठीक। और ये अक्सर कैशे मेमोरी को यूज करती है ड्यू टू इट्स हाई स्पीड, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा स्पीड होती है। ठीक है। तो इसलिए आपको याद रखना है कि स्टैटिक रैम जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और ये डायनेमिक रैम से क्या है, फास्टर भी है और एक्सपेंसिव भी है और यहाँ पर ये कैपेसिटर को यूज नहीं करती है, ये यहाँ पे यूज करती है गाइस ट्रांजिस्टर को। ये आपको याद रखना है स्टैटिक रैम के बारे में। ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर रोम के बारे में। रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, इसको हम नॉन वॉलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। तो हमने बात की थी रैम के बारे में, तो रैम को हम क्या बोलते हैं, इसको हम वॉलेटाइल बोलते हैं, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और रोम को हम क्या बोलते हैं, नॉन वॉलेटाइल बोलते हैं, उसको हम परमानेंट स्टोरेज भी बोलते हैं। ठीक है, ये हमारी परमानेंट स्टोरेज होती है। इट डज नॉट लूज इट्स कंटेंट व्हेन द पावर इज स्विच ऑफ, अगर आपकी पावर चले भी जाए तो आपके कंटेंट्स जो है यहाँ पे बिल्कुल भी कहीं नहीं जाते हैं, वो वहीं पर ही रहते हैं, ऑटो सेव हो जाते हैं। ठीक है। रीड ओनली मेमोरी कैन हैव डेटा एंड इंस्ट्रक्शन रिटर्न टू इट ओनली वन टाइम, तो रीड ओनली मेमोरी में आप डेटा और इंस्ट्रक्शन को सिर्फ एक बार ही लिख सकते हो। ठीक है। रोम में रैम में ऐसा कुछ नहीं होता है। रैम क्योंकि रीड एंड राइट मेमोरी, क्योंकि उसको आप रीड भी कर सकते हो राइट भी कर सकते हो। ठीक है, जब आपको नीड पड़े। लेकिन रोम के केस में ऐसा कुछ नहीं होता है। रोम में डेटा और इंस्ट्रक्शन को आप सिर्फ एक ही बार इसको लिख सकते हो, इंस्ट्रक्शंस को। ठीक है। वंस अ रोम चिप इज प्रोग्राम्ड एट अ टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, इट कैन नॉट बी रीप्रोग्राम्ड और री रिटन। ठीक है, समझ रहे हो ना इस बात को। अगर एक बार आपकी रोम की चिप जो है मैन्युफैक्चरिंग जब उसकी हो रही थी, अगर उस वक्त आपने उसको प्रोग्राम कर लिया
तो उसके बाद उसको आप रीप्रोग्राम नहीं कर सकोगे, उसको रिटर्न नहीं कर सकोगे। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने उसमें लिख ली तो वही चलेगी, ठीक है। सो इट हैज़ ओनली रीड कैपेबिलिटी नॉट राइट। ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है गाइस, रीड ओनली मेमोरी के पॉइंट में, वो है कि रीड, इसमें सिर्फ रीड कर, आप इसको सिर्फ रीड कर सकते हो, इसको आप राइट नहीं कर सकते हो। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप देखिए थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पर देख लेते हैं गाइज, रैम के बारे में और गाइज रोम के बारे में कुछ डिफरेंस थोड़ा सा देख लेते हैं। रीड ऑनली मेमोरी जो है हमारे पास, इसमें रीड राइट कहते हैं, इसमें आप रीड राइट कर सकते हो। लेकिन रोम के केस में गाइज आप रीड खाली रीड कर सकते हो, आप राइट नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये हमारे पास वॉलेटाइल होता है और ये हमारे पास नॉन वॉलेटाइल होता है, ठीक है। इसमें आपके डेटा जो है वो लॉस हो जाते हैं अगर आपका पावर ऑफ हो गया। तो रोम में क्या होगा, आपके डेटा जो है वो लॉस्ट नहीं होंगे अगर आपका पावर स्विच ऑफ भी हो जाए, ठीक है गाइज। तो ये थोड़ा सा कुछ डिफरेंस था रीड ऑनली मेमोरी में और रीड रैंडम एक्सेस मेमोरी में, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे, देयर आर 3 कैटेगरीज। अब आगे जो है रीड ऑनली मेमोरी की भी 3 कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हमारे पास प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, ठीक है। उसमें था हमारे पास एक डायनेमिक था, एक स्टैटिक था, ठीक है। डायनेमिक में क्या था गाइज हमारा, देखिए मैं आपको चीजें ना यहीं पे याद करवा दूंगा। डायनेमिक में क्या था हमारा, डायनेमिक में हमारे पास डायनेमिक में हम एक कैपेसिटर यूज करते थे, एक ट्रांजिस्टर यूज करते थे, ठीक है। लेकिन स्टैटिक में हम क्या यूज करते थे, स्टैटिक में हम खाली मल्टीपल ट्रांजिस्टर यूज करते हैं, इसमें कैपेसिटर हम यूज नहीं करते हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक। अब प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी में क्या है, ये नॉन वॉलेटाइल है। ये क्या है, ये नॉन वॉलेटाइल है। क्यों है नॉन वॉलेटाइल, क्योंकि ये रोम का एक हिस्सा है। तो रोम हमारे पास नॉन वॉलेटाइल ही होती है नेचर में, ठीक है। नॉन वॉलेटाइल मीन्स अगर आपका पावर ऑफ भी हो जाए तो डेटा आपका कहीं भी नहीं जाएगा, ठीक है। अगर इसको एक बार आपने प्रोग्राम कर लिया तो इसके कंटेंट्स जो होते हैं उनको कभी भी चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये सिर्फ वन टाइम प्रोग्रामेबल डिवाइस, सिर्फ आप इसको एक बार प्रोग्राम कर सकते हैं। तो एक बार अगर प्रोग्राम हो गए तो उसको आप चेंज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। दिस टाइप ऑफ मेमोरी आर फाउंड इन, ये इस टाइप की मेमोरी जो आपके वीडियो गेम कंसोल जो होते हैं, मोबाइल फोन्स में, इम्प्लांटेबल मेडिकल डिवाइसेस में और हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस में ये प्रोग्रामेबल रीडेबल ऑनली मेमोरी पाई जाती है। अब आपको याद रखना है कि आपके आप अगर आपसे कोई पूछा जाए कि आपके मोबाइल्स में किस टाइप की मेमोरी पाई जाती है, तो गाइस आपको याद रखना है प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी से पाई जाती है। क्योंकि एक ही बार आपका फोन प्रोग्राम हो जाता है तो इसको आप बार बार प्रोग्रामिंग में जाकर चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल सा यहाँ पर पॉइंट है, आपको उसको याद रखना है। नेक्स्ट वन इज इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, ठीक है। अब यहाँ पर ये इरेजेबल है, ठीक है। इट इज सिमिलर टू ये प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी के ही इरेजेबल, मतलब उसके जैसा ही है। लेकिन इसको आप स्ट्रॉन्ग अल्ट्रा वायलेट लाइट की वजह से, उसके एक्सपोजर से आप इसको इरेज कर सकते हो, उसके बाद आप इसको रिटर्न कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट है ना कि आप इसको स्ट्रॉन्ग अल्ट्रा वायलेट लाइट की वजह से क्या कर सकते हो, उस डेटा को वहां से इरेज कर सकते हो, उस प्रोग्राम को इरेज कर सकते हो। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, अल्ट्रा वायलेट इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, ठीक है। UVEPROM, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इरेजेबल प्रोग्राम रीड ऑनली मेमोरी को आप अल्ट्रा वायलेट इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी भी कह सकते हो, ठीक। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, WPROM है, ठीक है। अब इसको आप इलेक्ट्रिक तरीके से इसको आप इरेज कर सकते हो। इट इज सिमिलर टू, ये हमारे पास एप्रोम के जैसा ही होता है, लेकिन इसको आप इलेक्ट्रिकली यहाँ पर इरेज कर सकते हो। हमने एप्रोम में क्या किया, हमने इसको अल्ट्रा वायलेट लाइट से इसको हमने क्या किया, इरेज किया। लेकिन यहाँ पर आप इसको इलेक्ट्रिकली इरेज कर सकते हो, लेकिन बाद में इसको आप रिटर्न कर सकते हो इलेक्ट्रिकली, ठीक है। एंड द बर्निंग प्रोसेस इज रिवर्सिबल बाय एक्सपोजर टू इलेक्ट्रिक पल्सेस, ठीक। इट इज द मोस्ट फ्लेक्सिबल टाइप ऑफ, ये फ्लेक्सिबल टाइप होती है हमारी रीड ऑनली मेमोरी की, ठीक है। अब ये हमारे बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम में इसको कॉमनली यूज किया जाता है। तो गाइज ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपने वीडियो में कुछ चीज़ें अच्छे से सीखी होंगी, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छी लगी, तो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, नहीं लगी डिसलाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए कि हम आप क्या चीज़ हमसे चाहते हैं, वीडियो कैसी लग रही है, आप कमेंट के जरिए हमें बता सकते हैं। तो गाइज वीडियो को शेयर जरूर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स भी इसको वीडियो को देख सकें। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।